दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा हम लोग कर रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और इसके अलावा एसएससी जो भी एग्जाम हेल्ड करती है उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, उन सभी को हम व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तकाल। गुप्तकाल के 10 क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 11वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए देखते हैं। आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। आपका सही आंसर है ए यानी कि सोना। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गुप्त काल है उसमें किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑब्वियस सी बात है कि ऑलमोस्ट सभी काल में सोने के सिक्के बनते थे, चांदी के भी, तांबे के भी, लोहे के तो शायद ही बनते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूछ रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी, सबसे अधिक सिक्के किस धातु के बनाए गए? तो वो बनाए गए थे सोना धातु के। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी कि सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। यानी कि गुप्त काल में सोने की जो सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। और हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? रुपयक। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्ण अंश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कहने का भाव ये है कि गुप्त काल में सबसे अधिक जो सिक्के बनाए गए वो सोने के बनाए गए, लेकिन सोने के जो सिक्के थे वो उतने शुद्ध नहीं थे गुप्त काल के जितने कि कुषाण शासकों के सोने के सिक्के शुद्ध थे। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कि कुषाण काल में तांबे के सिक्के अधिक चले, लेकिन गुप्त काल में कम चले। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर सोने के सिक्के ज़्यादा चलाए जा रहे हैं तो सोना तो बहुत लिमिटेड था, तो मतलब बहुत कम स्तर पर जो है सिक्के का प्रयोग होता था, मुद्रा का प्रयोग होता था। ठीक है, इसीलिए सोने के सिक्के ज़्यादा चलाए गुप्त शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी और 57 ईस्वी ईसा पूर्व। आपका सही आंसर है ए यानी कि 319 ईस्वी में। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो गुप्त संवत है उसकी शुरुआत किस साल हुई, किस वर्ष हुई? तो गुप्त संवत की शुरुआत होती है 319 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंपल सी व्याख्या है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य आरोहण की तिथि भी है। दैट मीन्स कि जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठे उसी समय गुप्त संवत की शुरुआत हुई 319 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका सही आंसर होगा सी यानी कि समुद्रगुप्त। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि इलाहाबाद स्तंभ जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यही था कि इलाहाबाद जो स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी यानी कि किस शासक की उपलब्धियां जो हैं, यानी कि उसके युद्ध अभियान वगैरह जो हैं उनका वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है समुद्रगुप्त का। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिसेन। हरिसेन कौन थे? इसके राज दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। और उन्हें एक पद भी दिया गया था संधि विग्रहक का।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना कि समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी कवि थे हरिसेन, उनको संधि विग्रह का पद भी दिया गया था। इसलिए कहा गया है कि इसकी रचना यानी कि इलाहाबाद स्तंभ की रचना समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि यानी कि संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। यानी कि इलाहाबाद जो स्तंभ है वो पद्य रूप में भी लिखा गया है और गद्य रूप में भी लिखा गया है, और इसका कौन सी भाषा यूज की है? संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा की चंपू शैली का इसमें यूज हुआ है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? महासेन ने, वीरसेन ने, विष्णुसेन ने और हरिसेन ने। आपका सही आंसर होगा डी यानी कि हरिसेन। हमने अभी पढ़ा है कि समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, और उसके राज दरबारी कवि जिसे संधि विग्रह का पद भी दिया गया था, हरिसेन ने उसको लिखा था या उसके द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या हम देख ही चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, और चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास वो है रामगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उन ऑप्शंस को देखने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन हमें यही देखना होगा। फाहियान कौन था? एक विदेशी यात्री था। फाहियान कौन था? एक विदेशी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है दोस्तों, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी चलिए इसकी व्याख्या जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, व्याख्या में कहा गया है कि फाहियान भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। अगर आपको याद हो तो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी या चंद्रगुप्त विक्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका उल्लेख चंद्र नाम से भी किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रोजाना चैनल पे ऐसी वीडियो तो अपलोड की जाती है, साथ में इंग्लिश वोकेबुलरी की और बाकी भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा और तुलसीदास। आपका सही आंसर होगा सी यानी कि विष्णु शर्मा। ठीक है, जो पंचतंत्र नाम की जो बुक है, किताब है, जिसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की मतलब कथाएं वगैरह जो है उनका संकलन किया गया है, वो पंचतंत्र जो पुस्तक है या पंचतंत्र की जो कथाएं हैं जिसमें कहानियां लिखी गई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उसका संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया है। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या भी सिंपल है। ठीक है, कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत भी क्या है? एक महाकाव्य है। हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट और कालिदास। आपका सही आंसर होगा डी यानी कि कालिदास। इस क्वेश्चन को जरूर 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 से याद कर लेना। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कालिदास को तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो उनकी जो भी किताबें हैं, चाहे वो ऋतु संहार हो, चाहे वो फिर मालविका अग्निमित्रम हो, चाहे फिर वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो या फिर मेघदूत हो, इन सभी को याद करना है क्योंकि ये इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मेघदूत के लेखक कौन थे भैया? कालिदास थे हमारे। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास। अच्छा एक बात बताइए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेक्सपियर ने भी जो अपने प्ले नाटक वगैरह जो लिखे हैं वो मोस्टली रोमांटिक लिखे हैं, और कालिदास की भी जो कविताएं हैं, जो उनका मतलब कि
लेखन जो है उसमें भी मोस्टली ये झलक दिखाई देती है। और दूसरी चीज़ सिर्फ यही कारण नहीं है, उनकी जो लिखने की जो कला शैली है, ठीक है, जो भाव है वो उतना ही गहरा है जितना शेक्सपियर का, ठीक है। इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कह रहा है कि भारत के शेक्सपियर के नाम से, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे, यानी कि गुप्त शासकों के राजदरबार में रहा करते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश हैं। मैंने कहा कि इनको रट लेना भैया, हर एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछता है। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर नहीं है? सुश्रुत, चरक, चारवाक और धन्वंतरी। आपका सही आंसर होगा सी, यानी चारवाक। चारवाक जो थे वो एक फिलोसफर थे, ठीक है। सुश्रुत संहिता का नाम सुना होगा आपने, चरक संहिता का नाम सुना होगा, धन्वंतरी को भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये सभी के सभी चिकित्सक थे। सिर्फ चारवाक जो थे वो चिकित्सक ना होकर फिलोसफर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। भौतिकवादी दर्शन का मतलब समझते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी बाकी जो दर्शन हैं, ठीक है, वो सभी कहते हैं कि वो परलोक की बात करते हैं, कि मतलब कि जिंदगी जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस ज़िंदगी से, मतलब कि यहाँ तो सब मोह माया है, जाल बिछा हुआ है, दुख है सब इस संसार में, यहाँ से मोक्ष प्राप्त करो और दूसरे लोक में जाओ। लेकिन चारवाक जो दर्शन है वो कहता है कि नहीं भैया, जो कुछ है ये ज़िंदगी है, ये धरती है बस, है ना, कि जो तुम्हें करना है, तुम्हें मदिरा पीना है मदिरा पियो, मांस खाना है मांस खाओ, ठीक है। तो ये मतलब चारवाक दर्शन पहला दर्शन है जो भौतिकवादी दर्शन है। इंडिया के दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सभी के खिलाफ खड़ा हो जाता है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय और कनिष्क। आपका सही आंसर है सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, यानी कि धन्वंतरी किसके राज दरबार में रहा करते थे या किसके राज दरबारी चिकित्सक थे? तो वो थे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया था। चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कहता है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर आदि। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, ठीक है। कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक सेकंड लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वराहमिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद, यानी कि एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमर। तो आपका सही आंसर है डी, यानी कि एक प्राचीन खगोलविद थे। कौन? वराहमिहिर, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 और 2014 दो बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वराहमिहिर कौन थे? कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमर। खगोलविद मतलब समझते हो, जो ब्रह्मांड वगैरह के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है, उसको खगोलविद कहा जाता है। खगोल, खगोलीय पिंड कहते हैं ना,
ब्रह्मांड की जो चीज़ें होती हैं उसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहते हैं कि वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और ये भी याद रखना कि वराहमिहिर किस काल के समकालीन थे? गुप्त काल के। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका ठीक है ना। जो वराहमिहिर की जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो हैं वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने वृहज जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। कौन कौन से? वृहज जातक और लघु जातक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य है। आपका सही आंसर होगा ए यानी कि गुप्त। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस काल में उनका निर्माण हुआ? गुप्त काल के दौरान। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा 2014 में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है दोस्तों कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। मतलब लगभग 9 से 10 शताब्दी तक इसका काम जो है चलता रहा अजंता की गुफाओं का। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की जो 16वीं और 17वीं, क्योंकि अजंता में एक गुफा नहीं है, बहुत सारी गुफाएं हैं, उनका नंबरिंग की हुई है। तो अजंता की गुफाओं की जो 16वीं और 17वीं गुफा है उसका संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी से पूर्व के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध स्तव वगैरह जो चीज़ें हैं उनके चित्र बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। पहला कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। दूसरा कि अजंता की गुफाओं के चित्र किस चीज़ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी आप ये बीच की चीज़ें याद रखो ना रखो आपकी मर्जी है। रखो तो बहुत बेहतरीन है कि अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं और 10वीं गुफाएं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और पहली और दूसरी गुफाएं 7वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा गुप्त काल जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जल्द से जल्द एग्जाम निकालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।